नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली बम धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी उमर तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर उकासा के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार अपने हैंडलर से बात करता था। बताया यह भी जा रहा है कि मार्च 2022 में उमर समेत फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल के कुछ आरोपी अंकारा गए थे, जहां उनकी मुलाकात जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से हुई थी। वहीं उनका ब्रेन वॉश किया गया और भारत लौटकर धमाकों की साजिश रची गई। सूत्रों के मुताबिक 8 संदिग्धों ने 4 शहरों में सिलसिलेवार धमाके करने की योजना बनाई थी। हर ग्रुप में 2 सदस्य शामिल थे और सभी के पास आईडी रखे गए थे। अब एनआईए तुर्की के दूतावास से औपचारिक सहयोग मांगने की तैयारी में है, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कड़ियों को जोड़ा जा सके। बढ़ेंगे आगे। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली धमाका कनेक्शन में यूपी एटीएस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली धमाका केस में कानपुर से डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है और डॉक्टर परवेज की निशानदेही पर हिरासत में आरिफ को लिया गया है। कानपुर से कश्मीर निवासी डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है आरिफ, और ऐसे में शाहीन के साथ लंबे समय से संपर्क में आरिफ था। आरिफ नीट एसएस 2024 बैच का छात्र है और दिल्ली ब्लास्ट केस में मेडिकल नेटवर्क पर जांच इस समय बेहद तेज है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को यहां पर हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में मेडिकल नेटवर्क की जांच लगातार जारी है। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में तमाम पहलुओं पर डॉक्टर आरिफ से फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जारी है। शाहीन के साथ लंबे समय से संपर्क में आरिफ था और ऐसे में कई सारे पहलुओं पर जांच पड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, जहां पर पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक के बाद एक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला भी इस समय लगातार जारी है। और इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती कार में भीषण आग। यहां पर लग गई आग, लगने से कार जलकर खाक हो गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान यहां पर बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। मुरादाबाद काशीपुर मार्ग की घटना यह बताई जा रही है। मुरादाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई और आग लगने से कार जो है आग के गोले में तब्दील हो गई। ढेला नदी पुल पर फोर्ड इको स्पोर्ट कार में भीषण आग लगी। आग ने देखते ही देखते पूरे वाहन को अपने चपेट में ले लिया। कार में सवार परिवार के 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान यहां पर बचाई है। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि मौके पर लंबा जाम लग गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम देर तक यहां पर नहीं पहुंची। काफी देर बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। ऐसे में कार जो है पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड के काशीपुर निवासी जगदीश सिंह परिवार संग मुरादाबाद में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू कराया है और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच भी की जा रही है। किन कारणों के चलते आग लगी ये पता लगाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहां पर देर रात मौके पर नहीं पहुंची और काफी देरी से जब दमकल विभाग यहां पर पहुंचा तो उसके बाद जो है गाड़ी जो है पूरी तरह से जलकर यहां पर खाक हो चुकी थी। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में स्थित डीडीए की ग्रीनलैंड में मंगलवार देर शाम भीषण आग लग गई। ये इलाका रामजस ग्राउंड या आनंद पर्वत आर्मी कैंप के नाम से भी जाना जाता है। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की और मौके पर हड़कंप की स्थिति भी बन गई। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कब्जे और कबाड़ियों की गतिविधियां चल रही हैं, जो यहां कूड़ा जमा करते हैं। यही वजह है कि अक्सर यहां आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध कब्जा लगातार जारी है। 2 साल पहले भी इसी इलाके में आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों पेड़ जल गए थे और इस बार भी करीब 60 से अधिक पेड़ जलकर खाक हो गए हैं और कई पक्षियों को नुकसान भी पहुंचा है। देवरिया में मोबाइल रिपेयरिंग का पैसा मांगना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसी रोड स्थित चटनी
गढ़ही के पास बदमाश ने मोबाइल दुकानदार राहुल चौरसिया को गोली मार दी। गोली हाथ को छूते हुए पेट में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी ने कुछ दिन पहले मोबाइल रिपेयर कराया था और जब राहुल ने भुगतान मांगा तो उसने पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। घायल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू कर दी गई है। सीओ देवरिया सदर संजय कुमार रेड्डी ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात भी कही है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चटनीगढ़ सीसी रोड पर राहुल चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया उम्र लगभग 29 साल की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर दो व्यक्तियों द्वारा अवैध असलहे से राहुल चौरसिया पर फायर कर दिया गया, जिसमें गोली इनके बाएं हाथ की कलाई से होकर पेट में लग गई और वह घायल हो गए, जिनको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय देवरिया ले जाया गया, जहां से इनको चिकित्सकों द्वारा बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है, जहां वे इलाजरत है और स्थिति सामान्य है। थाना कोतवाली। बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद में पुलिस और बाइक चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में इस दौरान एक शातिर बदमाश राम कुमार उर्फ रामू को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामू के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक वह जनपद के कई इलाकों में बाइक चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। वहीं एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर पुलिस टीम लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। थाना को सूचना ये मिली कि बरकतपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है और उसके पास एक बाइक है जो चोरी की। इस सूचना पर रसूलपुर पुलिस द्वारा यहाँ तत्काल दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही वो जो बदमाश था उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ड्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। पूछताछ में इसने अपना नाम राम कुमार बताया, जो रसूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। साथ ही इसने पूछताछ में ये भी बताया कि 10/11/2025 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उचित धाराओं में रामगढ़ में अभियोग पंजीकृत है। उसी घटना की ये बाइक जिसके पास थी वो वही बाइक है जो चोरी की गई थी। जिसके पास से जो बरामदगी हुई है एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की बाइक जो रामगढ़ से। निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कोहली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली, जिसके बाद अब वह जेल से बाहर आ गया है। बाकी सभी मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दिया है, जिसने कोहली की याचिका पर खुले कोर्ट में सुनवाई की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि लंबी जांच के बावजूद निठारी के जघन्य हत्याकांड के असली अपराधी की पहचान कानूनी मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष सुरेंद्र कोहली के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने माना कि जांच के दौरान कई गंभीर प्रक्रियागत खामियां रही हैं, जिसके चलते दोष सिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती। तो जांच एजेंसियों ने सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया था और ऐसे में बड़ी राहत अब सुरेंद्र कोहली को यहां पर मिली है, जहां पर इस पूरे मामले में अब बरी कर दिया गया है और ऐसे में जेल से बाहर वो आ गया है। ऐसे में ये भी आपको बता दें कि जो कोहली की क्यूरेटिव याचिका है उसे कोर्ट की ओर से स्वीकार कर लिया गया। निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहां पर मिली है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कोहली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली, जिसके बाद अब जेल से बाहर वो आ गया है। और बता दें कि देखिए पहले के सभी मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका है। यह आदेश न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से यहाँ पर दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भाटी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहां पर मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी बताइए।
जी बिल्कुल निश्चय। नोएडा के निठारी कांड का सह आरोपी सुरेंद्र कोहली बुधवार देर शाम को नोएडा जेल से रिहा हो गया। आपको बता दें कि जेल से कहीं ना कहीं वो बाहर निकलता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्योरिटी पिटीशन पर सुनवाई के बाद कोहली को अंतिम केस में भी बरी कर दिया था। साथ ही तत्काल रिहाई का आदेश भी दिया था और कल शाम तक जेल भी नहीं पहुंच पाई। इसकी वजह से मंगलवार को जेल से उसे नहीं छोड़ा गया और कानूनी प्रक्रिया बुधवार को पूरी की गई। दरअसल आप बता दें कि निठारी कांड वर्ष 2006 में नोएडा के निठारी गांव में सामने आया था। इस मामले में पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। आपको बता दें कि गांव के एक घर के बच्चे का अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराध का खुलासा हुआ था। इस मामले में मोनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली एक लगातार मुख्य आरोपी जो वो नजर आ रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि कोहली को नोएडा के निठारी गांव में 15 साल की एक लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखी थी। उसकी पुनर्विचारणा 2014 में खारिज कर दी गई थी। निशु, ऐसे में कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ दलीलें सत्ता पक्ष की ओर से भी यहाँ पर पेश की गई हैं? बिल्कुल निशु। हालांकि जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दया याचिका पर फैसले में हद से ज्यादा देरी के कारण उसकी मौत की सजा जो है आजीवन कारावास में बदल दी थी। लेकिन अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी के कई दूसरे मामलों में कोहली और पंडेर को बरी कर दिया था। 2017 में निचली अदालत से उसको मिली मौत की सजा जो है पलट दी थी। कोर्ट ने कोहली को 12 मामलों में और पंडेर को 2 मामलों में बरी कर दिया था। साथ ही साथ सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने बाद में इन बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। लेकिन अदालत ने 30 जुलाई को सभी 14 बिलों को खारिज कर दिया था। और इसी के साथ साथ कोर्ट की ओर से इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि इतने लंबे कानूनी प्रकरण के बावजूद भी असली आरोपी कौन है उसको नहीं खोज पाया है। और ऐसे में इसको लेकर अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि असली आरोपी तो ढूंढना जरूरी है। जी बिल्कुल निशु। क्यूरेटिव याचिका अदालत की एक आखिरी कानून उपाय होता है। यह सिर्फ दुर्लभ अपवाद और मामलों में स्वीकार की जाती है। कोहली को मामला अब तक भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबी मुकदमेबाजी और दया याचिका प्रक्रिया पर एक मिसाल बनेगी। कहीं ना कहीं 18 साल बाद यह केस कानूनी और सामाजिक अध्याय के रूप में बंद हो गया है। निशु, ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको देहरादून लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस प्रतियोगिता में देश और समृद्धि का देवता और कई बड़े इसमें प्रतिष्ठित लोग पहुंचे। इंटरनेशनल स्कूल का ये वार्षिकोत्सव है। और ऐसे में चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। चिन्हट, काकोरी और माल क्षेत्र में एलडीए की टीम ने करीब 150 बीघा जमीन पर की जा रही 14 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। वहीं गोमती नगर, चिन्हट, गुड़म्बा और इंदिरा नगर में 17 अवैध निर्माणों को सील किया गया। वीसी के निर्देश पर 3 जोनों में संयुक्त कार्रवाई की गई। चिन्हट के सिकंदरपुर खुर्द, बगुलाहा और कुम्हारनपुरवा में 30 बीघा में की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। दुबग्गा, जेहटा और माल क्षेत्र में भी निजी डेवलपर्स की 120 बीघा प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई है। और एलडीए ने सड़कों, नालियों और बाउंड्री वॉल को तोड़कर साफ संदेश दिया है कि अवैध निर्माण बख्शे नहीं जाएंगे। एटा में जहर खुरानों का आतंक लगातार जारी है। मंडी से लौट रहे एक युवक को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पाया गया। युवक की पहचान नगला मदी निवासी राहुल पुत्र राजवीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल सब्जी मंडी में मिर्च बेचकर घर लौट रहा था और इसी दौरान रास्ते में जहर खुरानों ने उसे निशाना बना लिया। उसकी बाइक और मोबाइल भी गायब है। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से युवक को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के कुसाड़ी गांव के पास का बताया जा रहा है। कौन से गांव का नाम क्या है? लालामदी। थाना कौन सा लगता है? थाना? हाँ, थाना कौन सा है तुम्हारा? कोतवाली देहात। कहाँ पे छोड़े हो आपको? है? मात्रा पे चौकी। हाँ, कहाँ छोड़ा था आपको? तुम कहाँ पे छोड़ दिए थे उन लोगों ने? ना पता कुछ? कहाँ गए थे तुम? कहाँ पे लेके गए थे वो लोग तुम्हें? तो ये कहाँ पे मिले थे आपको?
ये हमें मिले मंडी से मैं थोड़ी आगे फिल्टर पत्ता वहीं पर किस हालत में मिले थे? बेहोशी में ही पड़े थे ये। बेहोश में पड़े थे। तो क्या 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 भान थे इन पे? बाइक थी, फ़ोन था इसके पास। कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं है, बाइक भी चोरी हो गई और फ़ोन भी चोरी हो गया। कब निकले थे घर से ये? ये निकले 5 बजे कब? सुबह के टाइम कल। कल सुबह से? अब मिले आपको? कल मिले 3-4 बजे के समथिंग मिले हमको। शाम को मिले थे? हाँ, शाम को। कहाँ के लिए निकले थे? मंडी के लिए। क्या लेके आए थे मंडी? मंडी में मिर्ची लेके आए थे बेच के इधर। बढ़ेंगे आगे। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में सरयू नदी पर ग्रामीणों ने अपने खर्चे और आपसी सहयोग से लकड़ी का अस्थायी पुल तैयार किया है। ग्राम पंचायत मांझा के लोगों का कहना है कि प्रशासन से बार बार मांग करने के बावजूद अब तक पक्का पुल नहीं बनाया गया। मजबूरी में हर साल ग्रामीण खुद की लकड़ी का पुल यहां पर बनाते हैं और ताकि सिंगाही और निघासन जाने में घंटों का सफर सिर्फ 10 मिनट में पूरा हो सके। लेकिन ये पुल बेहद जोखिम भरा है और कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द स्थायी पुल निर्माण की मांग की है। तो ग्रामीणों ने अस्थायी पुल बनाया है और हर साल इसी तरह से बेहद ही जोखिम भरा सफर यहां पर रहता है, क्योंकि अस्थायी पुल लकड़ी से यहाँ के ग्रामीण तैयार करते हैं और जल्द से जल्द स्थायी पुल बनाने की मांग लोगों की ओर से की जा रही है। झारखंड में 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर एक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शिरकत की, जिसके बाद साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि ये साइकिल रैली राज्य के पर्यटन स्थलों से होते हुए धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान खुंटी तक उलीहातू गांव तक जाएगी। वहीं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि आयोजन झारखंड के संघर्ष में बलिदान देने वाले पूर्वजों को समर्पित है और इसका उद्देश्य एक समृद्ध और विकसित झारखंड का निर्माण करना है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगाया। अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है। हमें भी बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जिन पुरखों ने इस अलग राज्य के संघर्ष के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उसकी चरम परिणति में झारखंड को युवा झारखंड के तौर पर हम देख पा रहे हैं। लगातार चल रहे कार्यक्रमों की अनवरत इस श्रृंखला में आज यह साइकिल रैली जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल तक जाएगी, खूंटी तक, उसका हम लोगों ने शुभारंभ किया। निश्चित रूप से यह संदेश झारखंड के गांवों तक पहुंचे, सरकार की यही मंशा है और एक समृद्ध, विकसित और सबल झारखंड का निर्माण हो। माननीय मुख्यमंत्री की इसी इच्छा के आलोक में यह स्थापना दिवस कार्यक्रम तमाम झारखंड वासियों को समर्पित है। बढ़ेंगे आगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईसीसी महिला विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही क्रिकेटर शेफाली वर्मा को सम्मानित किया। उन्होंने शेफाली को 1.5 करोड़ रुपए और ग्रेडिंग प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शेफाली ने न केवल राज्य का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। शेफाली पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। वहीं क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। ये सिर्फ टीम की जीत नहीं बल्कि पूरे महिला क्रिकेट की जीत है। हरियाणा हमेशा खिलाड़ियों का समर्थन करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुझे बहुत बधाई दी। और हरियाणा से हूँ तो बहुत अलग ही प्राउड फीलिंग है। और जब हम जीते, ये सिर्फ हमारी टीम की विक्ट्री नहीं है, पूरी वुमेंस क्रिकेट की विक्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमारी टीम फाइनल में जीती। हाँ जी, जैसे आप सबको पता है हरियाणा की मिट्टी एक स्पोर्ट्स के लिए बनी हुई है और जब आज सीएम सर से मिली तो बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा के सभी लोग हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन को अलग बैक करते हैं। तो जैसे कि आज सीएम सर से मिली, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया मुझे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। बहुत ज़्यादा खुशी है और यही बोलूँगी सभी देशवासियों को, अपने हरियाणा वालों को, कि हमेशा अच्छी मेहनत करिए और स्पोर्ट्स पर्सन को तो हरियाणा सरकार हमेशा बैक करती रहती है, तो सभी अच्छा करिए। बिग थैंक यू टू एवरीवन और स्पेशली हरियाणा सरकार एंड एवरीवन, सब ने जितने मुझे सपोर्ट किया है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि सच्ची मेहनत करिए और अपने आप पे बिलीव।
देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 28वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 42 टीमों के 3,390 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनके साथ ही 700 से अधिक महिला खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी उत्कृष्टता के साथ खेलें, अपने अपने राज्यों का गौरव बढ़ाएं और खेल जगत में एक नई पहचान स्थापित करें। साथियों, खेल केवल शारीरिक फिटनेस का साधन नहीं बल्कि हमारे बच्चों के समग्र विकास का आधार भी है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। लगभग 3,390 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही इसमें 700 से अधिक महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज।